नमस्कार छात्रों। कक्षा 10 पाठ 1 विज्ञान का रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण मैं पूरा पाठ प्रश्नोत्तर विधि से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आपको पाठ भी समझ में आए और पाठ का कोई भी बिंदु किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, चाहे ऑब्जेक्टिव आए चाहे और किसी भी प्रकार का प्रश्न आए, निम्नात्मक सचित्र पूरा वर्णन आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है वो आपको प्रस्तुत करूंगा। और मैं चाहता हूं कि सभी जो है इसे शेयर और लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। और मेरा एक उद्देश्य है कि विज्ञान में सभी छात्र बहुत अच्छे अंकों से पास हों और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो मैं पाठ शुरू करूंगा। पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन लिखो। अब देखिए, रासायनिक कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें कुल कितने परिवर्तन होते हैं, तो टोटल जो है उसमें 4 परिवर्तन होते हैं। देखो, पहला अवस्था उसकी बदल जाती है। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और अगर आप उसमें पदार्थ कोई भाग लेते हैं तो उसके अंदर उसकी अवस्था बदल जाती है। यानी आपने जैसे कोई ठोस पदार्थ लिए, रासायनिक अभिक्रिया करवाई तो उसकी सॉलिड अवस्था बन सकती है, सॉलिडली गैस बन सकती है, ठीक है, इस तरह से। और अगर आप विलयन लेते हो तो सॉलिड बन सकती है। रंग में परिवर्तन होता है, मतलब कि अगर आपने 2 पदार्थ डाले तो उसके अंदर रासायनिक पदार्थ जो है वह आपस में क्रिया करके रंग परिवर्तन करके ये बता देते हैं कि इसमें कोई अभिक्रिया हुई है। तीसरा, गैस का निकास या उत्सर्जन, मतलब कि कोई रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे तो गैस का उत्सर्जन होगा या गैस निकलेगी। इससे भी हमें पता चलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और चौथा है तापमान में परिवर्तन, यानी कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो या तो वो विलयन ठंडा हो जाएगा अभिक्रिया के बाद या गर्म हो जाएगा। तो उसी आधार पर हम ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया नाम देते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। इस तरह से कुल 4 परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं में देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों को समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों को समीकरण के रूप में लिखना, ध्यान रहे, हम जब रासायनिक समीकरण के रूप में इनको लिखते हैं तो उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसमें आगे और इसको स्पष्ट किया है, इसको शब्द समीकरण के रूप में भी लिखना सबसे सरलतम विधि है। ध्यान रहे, जैसे एक अभिक्रिया है, मैं देख रहा हूँ कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की कोई अभिक्रिया होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है Mg मैग्नीशियम, ऑक्सीजन O2 और बन गया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। किसी भी रासायनिक समीकरण को आप शब्द समीकरण के रूप में लिख सकते हैं और ये सबसे सरलतम विधि यही है जो हम काम में लेते हैं। अब आगे देखिए, अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक, अब यहाँ देखिए, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, इसी से आपको समझ में भी आ जाएगा अभिकारक क्या होता है। कि जो इसमें Mg यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये जो है ये अभिकारक है, ठीक है, इनको हम अभिकारक कहते हैं। और ये जो MgO बना इसको हम उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्पाद, ठीक है। और यहाँ जो MgO और O2 है ये अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं? ये अभिकारक। तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं दोनों, मैग्नीशियम Mg प्लस O2 ऑक्सीजन, यह अभिकारक कहलाते हैं। और जो तीर की दूसरी तरफ होता है MgO, उसे हम उत्पाद कहते हैं। अभिकारक की क्या परिभाषा होती है? देखिए, अभिक्रिया में इसे ऐसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। मतलब अभिक्रिया में वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी जो अभिक्रिया कर रहे हैं जिससे जैसे रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। देखिए, कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो नया पदार्थ या उत्पाद जो बनता है उसे ही हम उत्पाद कहते हैं। अभी मैं आपको से एक बार बता देता हूँ। यहाँ देखिए कि यहाँ पर Mg और O2 जो है यह अभिकारक है क्योंकि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। और जो MgO है ये नया पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है उसे ही हम उत्पाद कहते हैं। नया पदार्थ, नया जो पदार्थ है इसे ही हम क्या कहते हैं? उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद दो मुख्य भाग होते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में।
अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखकर समीकरण में लिखते हैं। ध्यान रखना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई भाग लेने वाले तत्व को उनके प्रतीकों के रूप में लिखकर समीकरण के रूप में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, उसमें भाग लेने वाले तत्व हमने देख लिए, फिर हमने उसके प्रतीक देखे और प्रतीकों को हमने समीकरण के रूप में लिखा, उससे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभी मैंने एक उदाहरण बताया था, Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो बन गया था क्या, मैग्नीस MgO। तो यहाँ पर देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व तो दो है, Mg और O2, प्रतीकों के रूप में भी लिख दिया दोनों को, और फिर उसको समीकरण के रूप में भी लिख दिया पूरा, Mg प्लस O2 MgO, तो इसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो उनके तत्वों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखकर उनको समीकरण के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक सूत्र का उपयोग रासायनिक समीकरण को सरल और उपयोगी बनाया जा सकता है। देखिए, रासायनिक सूत्र का जो उपयोग करके हम समीकरण को सरल और उपयोगी बना सकते हैं, ठीक है, सरलीकृत यानी सरल बना सकते हैं, सरल, तो सरल और उपयोगी बनाया जा सकता है रासायनिक सूत्र का उपयोग करके। ध्यान रहे, रासायनिक सूत्र का उपयोग करके हम मैग्नीशियम लिखें उससे अच्छा है हम Mg लिख दें, ठीक है, और मैग्नीज ऑक्साइड लिखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखें उसकी जगह हम MgO लिख दें। तो अब आप देख लीजिए कितना आसान होता है, कितना सरल हो जाता है और कितना उपयोगी हो जाता है। सरल तरीके से शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में हम किसी भी नाम को लिख सकते हैं रासायनिक सूत्र का उपयोग करके। अगला प्रश्न है, यहाँ एक और उदाहरण देखकर समझाया। देखो मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, अब ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अभिकारक है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये उत्पाद है, ठीक है। तो MgO2 आपस में क्रिया करके MgO बनाते हैं, इस तरह से। तो आपको ये समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इस पाठ में और आगे मिलेंगे कि रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या यदि समान हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। कि रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ, यानी तीर के इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों में ही परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अब एक उदाहरण देके समझेंगे। देखिए यहाँ पर H2O2 की अभिक्रिया करके 2H2O बना। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2H2 है, यानी H जो है वो 4 है, 4 तो H है, O कितने हैं, 2 है, ठीक है, O2 हो गए, ठीक है, 4H है। अब यहाँ दूसरी तरफ यदि हम देखें तो यहाँ पर भी आप देखिए कि इस तरफ 4H है, ठीक है, और आगे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि O2 है, तो इसके अंदर 2 O भी है। तो इस तरह से यह जो संतुलित समीकरण बन गया। तो इस तरह से जब 4H 2O अभिकारकों में और 4H और 2O उत्पाद में है, इसलिए संतुलित समीकरण है। अगला, अपन इससे पहले वाला जो मैंने देखा था, अभी मैंने आपको जो बताया मैं वो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। यहाँ भी देख लीजिए, इसको संतुलित करके देखते हैं। यहाँ देखिए Mg 1 है, O2 है, यहाँ पर Mg 1 है और O भी 1 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इसके आगे 2 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ भी 2 लिख देंगे। अब देखिए 2 Mg आगे 2 लगने का मतलब है Mg 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 है तो Mg 2 हो गए, ठीक है, दोनों तरफ, और ऑक्सीजन 2 है तो दोनों तरफ ऑक्सीजन भी 2 हो गए। यहाँ 2 आगे लगाने का मतलब है, यहाँ पर ये 2 आगे लगने का मतलब है कि Mg भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। ये ध्यान रहे, ये चीज़ सभी छात्र समझ लें कि आगे जब किसी रासायनिक सूत्र के आगे संख्या लग जाती है तो 2 और MgO लिखने का मतलब यही होता है कि आप जो है 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ 2 Mg हो गए और 2 O हो गए। इसको आपको समझना है कि 2 Mg भी हैं और 2 ही O है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 2 आगे लिखने का यही मतलब होता है।
और हम समीकरण के आगे ही कोई ना कोई संख्या पूर्णांक लिख करके छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या का इस्तेमाल करके हम संतुलित समीकरण करेंगे। आगे देखिए, असंतुलित समीकरण। रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं हो तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ देखा, यहाँ देखिए Mg जो है वो 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ O2 है, वो 2 है, जबकि यहाँ 1 है। तो ये असंतुलित समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रासायनिक समीकरण के दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं है, या ऑक्सीजन जो है वो समान नहीं है। ऑक्सीजन एक जगह 2 है और एक जगह ऑक्सीजन जो है वो केवल 1 है। तो इस तरह से केवल 2, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये संतुलित नहीं है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ उदाहरण भी दे रखा है, ये आप जो देख लीजिए, Mg1 ऑक्सीजन 2, यहाँ Mg भी 1 और ऑक्सीजन भी 1। तो ये संतुलित समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ कुल मिलाकर 3 हो गए परमाणु, जबकि इस तरफ 2 है, ठीक है। तो यहाँ 3 हो गए, यहाँ तो 3 है, जबकि यहाँ तो 2 है परमाणुओं की संख्या कुल। तो इसलिए ये जो है वो समीकरण संतुलित नहीं है, तो इसीलिए इसको असंतुलित समीकरण कहते हैं। अब संतुलित समीकरण का क्या महत्व होता है? संतुलित समीकरण का महत्व लिखिए। रासायनिक समीकरण के पहले और बाद में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान रहती है, और इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। कंकाली समीकरण शब्द आता है तो आप समझ जाइए, कंकाली समीकरण का मतलब होता है असंतुलित समीकरण। ध्यान रहे, कंकाली समीकरण का मतलब होता है असंतुलित समीकरण है। आप इसको समझ लीजिए। रासायनिक समीकरण के पहले और बाद में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यानी जो कोई समीकरण यदि हमें दे रखा होगा, यदि वह असंतुलित है तो हमें उसे संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। किसी भी रासायनिक समीकरण के अंदर ये पहली आवश्यकता होती है, ये पहला फायदा है जब हम समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे यहाँ एक और उदाहरण दिया है संतुलित समीकरण का, आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत काम की इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। मैंने बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं। देखिए यहाँ पर F जो है उसके आगे हमने 3 लगाया, ठीक है, H2 लिखा और Fe3O4 और 4H2। अब देखिए यहाँ पर अगर ये समीकरण कुछ इस तरह से होता, Fe प्लस H2O, ठीक है, और इसके नीचे होता ये Fe3O4, ठीक, और H2। अब यदि इसको संतुलित करना होता तो हम कैसे करते? देखिए यहाँ F3 है, इसको आप समझ लीजिए, तो इसके आगे हम 3 लगा देते, F3 हो गए। O कितने हैं? यहाँ पर देखिए 4 है, जबकि यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ 4 लिखते आगे। अब यह 4 O हो गए, F3 और O4 हो गए, ठीक है। O4 होते ही यहाँ 8H हो गए हैं अपने पास। कितने हो गए? 8H, ठीक है। तो H8 हो गए। अब H8 करने के लिए हमें यहाँ पर H को आगे 4 लिखना पड़ेगा, तो ये 4 दूनी ये भी 8 हो गए। तो इस तरह से अब आप देखिए F3 हो गए, F3 हो गए, ठीक है। H जो है H2O को हमने O को 4 किया, तो यहाँ O 4 थे, इसलिए हमने यहाँ 4 लिखा आगे, और ये 4 हो गए H2O, 4O हो गए। फिर H4H2 होने से यहाँ H8 हो गए, तो H8 हमने यहाँ H2 के आगे 4 लिख कर दिया पूरा। अब यहाँ आप समीकरण को संतुलित होता देख सकते हैं कि F के आगे 3, H2O के आगे 4 लिख दीजिए, और यहाँ पर H2 के आगे 4 लिख दीजिए। तो कम से कम 2, 3, 4, केवल 2, 3 या 4, ये जो ज़्यादातर संख्या ही यूज करनी है आपको संतुलित समीकरण करने के लिए। इससे ज़्यादा कोई बड़ी संख्या अभी तक किसी भी उदाहरण में मैंने नहीं देखी। इसलिए आप अच्छी तरह से सजग होकर ध्यान लगाकर ऐसे समीकरण संतुलित करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब देखिए कोई भी रासायनिक समीकरण होगा तो उसके अंदर उत्पादों का द्रव्यमान और अभिकारकों का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है,
तो इसीलिए भी समीकरण को संतुलित करना बड़ा जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान और अभिकारक के तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। अभिकारक और उत्पादों को गैस, जल या ठोस के रूप में दर्शाते हैं, यानी आप एल, जी या एस के रूप में दर्शा सकते हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड। ठीक है, तो आप द्रव, जल, द्रव और गैस के रूप में एल, जी, एस के रूप में, यानी गैस होगा तो जी होगा, लिक्विड होगा तो एल होगा और सॉलिड होगा तो एस लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, गैस के लिए जी, जल के लिए एल और ठोस के लिए एस, सॉलिड, जल के लिए लिक्विड, गैस के लिए जी यानी गैस। अगला है ताप दाब उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर दर्शाते हैं। देखो, कोई भी रासायनिक समीकरण हो, ये महत्वपूर्ण 4 बिंदु हैं, इसके महत्व हैं ये। ठीक है, तो ये चौथा महत्व है कि ताप दाब उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर दर्शाते हैं। तो आप देखिए, निकल है, क्रोमियम है, ये जो है ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। या किसी समीकरण के तार के ऊपर हम ताप लिख सकते हैं, दाब लिख सकते हैं, ऊष्मा लिख सकते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख कर दर्शाते हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण है संतुलित समीकरण की, ये 4 मुख्य बिंदु थे। ठीक है, किसी भी संतुलित समीकरण के ये 4 मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु थे। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को क्या कहते हैं। अब देखिए, रासायनिक समीकरण को जो हमने संतुलित किया अभी, इससे पहले ये विधि जो थी, ये विधि का उसका उदाहरण भी है कि लोहे को पानी के अंदर गर्म करने पर जो है वो क्या बनता है और कौन सी गैस निकलती है। यानी किसी धातु को अगर हम भाप में गर्म करें तो उससे कौन सी गैस निकलती है और क्या अभिक्रिया होती है। तो इस विधि में हमने जो उसको संतुलित किया अभी, इस विधि का क्या नाम है, इसका विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है, इसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। ये संतुलित समीकरण करने की विधि का नाम है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन का मतलब हिंदी में होता है जुड़ना। अब आप इसका हिंदी अर्थ समझ गए। संयोजन यानी कोई चीज़ जुड़ती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाए। ध्यान रहे, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ए और बी ने मिलकर एक नया पदार्थ बनाया सी। तो अब आप समझ गए होंगे कि ए और बी ने मिलकर बनाया है नया पदार्थ, सी बनाया है। इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण में मैंने यहाँ लिखा है जिंक Zn, ठीक है, H सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है H2SO4, ये एसिड है H2SO4। ठीक है, और इस तरह से अभिक्रिया बनती है जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक, इस तरह से, और प्लस में बनती है गैस हाइड्रोजन H2। इस तरह से आप देख सकते हैं यह अभिक्रिया जो है ये अभिक्रिया बन गई। संयोजन अभिक्रिया का जो उदाहरण है, इसमें आपको यहाँ अलग से दे रखा है, ये रहे, यहाँ पर ये दे रखा है। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पर है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, ये 2 पदार्थ मिल गए ए और बी, और एक नया पदार्थ बन गया सी, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप यहाँ देखिए, ए प्लस बी ने मिलकर के सी बनाया, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मिलकर के क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी ना बुझा हुआ चूना, इसको कैल्शियम ऑक्साइड को अपन चूना कहते हैं। ठीक है, पानी में मिलाया, पानी मिलाने पर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बिना ये बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और पानी मिलने के बाद उसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखिए, बुझा हुआ चूना सफेदी के काम आता है। ध्यान रहे, बुझा हुआ जो चूना है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सफेदी के काम आता है।
यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यह यहाँ पर देखिए कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो यहाँ बना है, यह क्या करता है, CO2 से क्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। और ये कैल्शियम जो कार्बोनेट है CaCO3, यह जो पदार्थ है, अब देखिए यहाँ पर ये भी इसका उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने CO2 से क्रिया करके कौन सा पदार्थ बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलकर के क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर देखिए कि यह जो है, यह सफेदी के काम आता है और इसी वजह से चमक होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से चमक होती है। आपके इस पाठ के अंदर ये प्रश्न आया हुआ भी है कि एक ऐसा पदार्थ जो जिसमें पानी मिलाने पर एक पदार्थ बनता है, जिसमें अगर CO2 गैस प्रवाहित करे तो एक नया पदार्थ बनता है जो सफेदी के काम आता है। तो ये अभिक्रिया ऐसे घुमा फिरा कर लिखी हुई होती है। तो सबसे पहले जो हमने इससे पहले कैल्शियम कार्बोनेट वाला पढ़ा था कि कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये कैसे बना था कि CaO और H2O को मिलाकर बना। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलाने पर बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने CO2 मिला दी तो उससे क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जिसका उपयोग सफेदी में होता है, चमक उत्पन्न होती है। तो इस तरह से यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड H2O और H2O जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस तरह से एक और उदाहरण देखते हैं संयोजन अभिक्रिया का, बहुत अच्छा उदाहरण है कोयले का दहन। देखिए कोयला मतलब होता है कार्बन, और ऑक्सीजन, दहन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जलाने का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन की क्रिया हुई और वो आपस में मिल करके बनाते हैं CO2। तो कार्बन, कोयला और ऑक्सीजन, यानी दहन हो रहा है। दहन मतलब किसी चीज़ का जलना, और जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन होती है, इसलिए CO2 का निर्माण होता है। यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला है जल का निर्माण, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आप देखिए H2 और O2, अब H2 और O2 मिलकर के क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो दो पदार्थ मिलकर जब नया कोई पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है जल का निर्माण। अगला प्रश्न है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। किसी अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ जब ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो उसे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी, ठीक है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं किसी अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ जब ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, मतलब इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है यानी ऊष्मा निकलती है और पदार्थ गर्म हो जाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया खत्म होती है, हम अगर हाथ लगाएं बीकर के, ठीक है, या थर्मस के, या उस उपकरण के जहाँ अभिक्रिया हो रही है तो गर्म हो जाएगा। तो गर्म होगा इसका मतलब क्या हुआ, ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, पहला प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन मतलब क्या हुआ कि जैसे मेथेन CH4 ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई, जब दहन हुआ, दहन मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन, कोई चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन चाहिए, क्या बनी, तो इसमें बनता है CO2 H2O और ऊष्मा, ऊर्जा लिखा है देखो पीछे। ये ऊर्जा जो बनी है यह इससे सिद्ध होता है कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो मेथेन को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल बनता है और साथ में ऊष्मा मुक्त होती है। इससे पता चलता है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा श्वसन, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ध्यान रहे C6H12 और O6, ये है ग्लूकोज का सूत्र। ध्यान रहे ये ग्लूकोज का सूत्र है। अगर उसमें ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है यानी इसको जब दहन होता है इसका, तो और साथ में पानी H2O अभिक्रिया करता है तो बनता है CO2 H2O और ऊष्मा मुक्त होती है। देखिए इसमें भी ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो इससे पता चलता है ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी है क्योंकि इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। साग सब्जी का विघटन, ध्यान रहे तीसरा उदाहरण है साग सब्जी का विघटन, यानी जो भी खाद्य पदार्थ जो बच जाते हैं उसका जो विघटन होता है वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला है वियोजन। वियोजन किसे कहते हैं,
वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब होता है टूटना, ध्यान रहे, वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक उत्पाद होता है ए, यह टूटता है और बी प्लस सी बना देता है। देखिए इस तरह से आप समझिए इसको, वियोजन मतलब ये एक था, अब इसने दो पदार्थ बना दिए बी और सी। ठीक है, अब बी सी बन गए, यानी एकल उत्पाद ने मिल रासायनिक अभिक्रिया में टूट के दो छोटे छोटे उत्पाद बना दिए, तो इससे एक प्रकार की जो अभिक्रिया उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एकल उत्पाद टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर फेरस सल्फेट क्रिस्टलन जल का त्याग करके, ठीक है, हरा रंग में बदल जाता है। ठीक है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का उदाहरण है FeSO4 का, FeSO4 फेरस सल्फेट, यह पानी को त्यागता है और जो है वो एक नया पदार्थ उत्पाद बनाता है और इसका रंग भी हरा हो जाता है। ये ध्यान रहे, ऐसे सवाल आते हैं कि एक ऐसा पदार्थ है जो अपना जिसको गर्म करने पर जो है उसका रंग बदलकर हरा हो जाता है, तो वो पदार्थ कौन सा है, तो आप इसको याद रखिए, वो फेरस सल्फेट है। उसके अलावा एक कैल्शियम कार्बोनेट का जो भी मैंने उदाहरण बताया आपको, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, ये तो अभी मैंने आपको बताया भी था। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, यह जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में बदल जाता है। यह भी आपको मैंने बताया था, सफ़ेदी के रूप में काम आता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसके अलावा यहाँ देखिए ये लिखा हुआ भी है, यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, अब ये एकल पदार्थ था ए, इसने दो पदार्थ बनाए बी और सी। ठीक है, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया CO2। ठीक है, तो ये जो चूना पत्थर था इसने इसका वियोजन होकर के बी और सी छोटे छोटे इसके उत्पाद बन गए, तो अभिकारक एक ही था ए और उत्पाद कितने हो गए, दो हो गए। तो इस तरह से इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेड नाइट्रेट भी इसका एक उदाहरण है, PbNO3। ठीक है, लेड नाइट्रेट, इसको भी अगर अपन गर्म करें तो इसे देखिए उत्पाद बने कितने, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तीन उत्पाद बन गए। ए से बी, सी और डी। देखिए एक उत्पाद ने मिलकर कितने उत्पाद बना दिए, तीन उत्पाद बना दिए। कितने उत्पाद बना दिए, तीन। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जब एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, नए उत्पाद बनाता है, एक अभिकारक टूट के दो या तीन उत्पाद बनाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड का भी उदाहरण है, देखिए यहाँ पर एक और उदाहरण दे रखा है। देखिए ये अलग से भी प्रश्न आता है कि प्रकाश की ऊष्मा का उपयोग करके वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए जिसमें प्रकाश की ऊष्मा का उपयोग होता है। तो इसमें सिल्वर क्लोराइड AgCl, जिसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का जो है वो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में गैस में टूट जाता है, AgCl2 बनता है। इस तरह से दो उत्पाद बन गए, ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके साथ एक और उदाहरण दे रखा है, देखिए AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, इसका नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी सूरज के प्रकाश में Ag और Br2 बनाता है, यानी ब्रोमीन गैस बनाता है। इसका उपयोग जो है वो फोटोग्राफी में होता है। ध्यान रहे, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि किस पदार्थ का उपयोग फोटोग्राफी में होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr का उपयोग है वो फोटोग्राफी में होता है। और एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण देखिए, FeSO4, अभी मैंने आपको बताया था फेरस सल्फेट, अभी बताया था आपको, ये फेरस सल्फेट है, ये जो टूट करके Fe2O3 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस और SO3 गैस में बदल जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो उत्पाद बनता है वो होता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, Fe2 और O3,
यहाँ Fe की जो संयोजकता है वो 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो Fe2O3 बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा SO2 और SO3 बनता है, 2 गैसें बनती है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, विस्थापन विस्थापन का क्या मतलब होता है? हटना, एक स्थान से हटके दूसरे स्थान चले जाना, है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से हटा देता है, हटाना। वियोजन का मतलब टूटना होता है, विस्थापन का मतलब होता है हटाना। तो इसमें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, हटा देता है, वैसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें मतलब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है, कैसे हटाता है वो मैं आपको उदाहरण देके समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, जिंक की कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया। अब एक जिंक है, इसकी मैं करवा रहा हूँ अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से, पहला उदाहरण। ठीक है, ये पहला। अब यहाँ देखिए, इसने जिंक ने इस कॉपर को हटा दिया और ये बन जाएगा जिंक सल्फेट। देखिए, यहाँ किसने हटाया? जिंक ने। किसको हटाया? कॉपर को हटा दिया, Cu को हटा दिया, और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को हटाकर उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जिंक ने कॉपर को हटाया, क्यों? क्योंकि जिंक की अभिक्रियाशीलता कॉपर से ज़्यादा होती है। ध्यान रहे, जिंक की, Zn की अभिक्रियाशीलता कॉपर से ज़्यादा होती है। अभिक्रियाशीलता, ये शब्द आप याद रखें, बहुत काम आएगा। या सक्रियता, ये शब्द बहुत काम आता है। सक्रियता, ये शब्द आएगा काम में आपके। सक्रियता, सक्रियता या अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता, ये दो शब्द काम आएंगे इसमें। क्यों? क्योंकि जिंक की अभिक्रियाशीलता कॉपर से ज़्यादा होती है, इसीलिए जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाकर जिंक सल्फेट बना देता है। अभी आपको मैंने बता दिया आपको कि जिंक ने कॉपर सल्फेट में से जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह से लेड और कॉपर क्लोराइड, इसी तरह से लेड और कॉपर क्लोराइड में भी होती है अभिक्रिया। लेड यानी Pb, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा? लेड क्लोराइड, PbCl2, और कॉपर अलग हो गया। अब यहाँ देखिए, ये भी अभिक्रिया हो गई। अब इस अभिक्रिया में आप ये देखेंगे कि लेड ने कॉपर को हटाया, इस तत्व ने, लेड ने किसको हटाया? कॉपर को। Pb ने, ये जो Pb है, इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया, अपने विलयन से हटाकर उसकी जगह जुड़ गया, और इस तरह से लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर अलग हो गए। इसका भी सिद्ध हुआ कि लेड की अभिक्रियाशीलता कॉपर से ज़्यादा है। ये भी आपको पता चल गया कि लेड की अभिक्रियाशीलता या सक्रियता जो है वो कॉपर से ज़्यादा है, इसलिए वो हटा देता है, और कॉपर की सक्रियता अभिक्रियाशीलता लेड से कम है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है, यहाँ मैंने देखो लिखा भी है कि जिंक की सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता है Zn की, फिर उससे कम है लेड की, और सबसे कम किसकी है? कॉपर की। तो कॉपर सबसे कम है, तो यहाँ ये चिन्ह बता रहा है कि जिंक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है या सक्रिय होता है, उससे थोड़ा कम लेड होता है, सबसे कम होता है कॉपर। इसलिए ये जो दोनों है कॉपर को हटा सकते हैं, क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता, ध्यान रहे, अभिक्रियाशीलता जो है वो ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर एक देखिए उदाहरण, पता चल जाएगा आपको। ये उदाहरण एक चित्र में आया हुआ है कि लोहे की 2 कीलें हैं, इसको जो है लोहे की कील है, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी गई। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब रखते हैं तो आप देखते हो कि लोहे की कील जो है कुछ समय के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज होने से क्या पता चलता है कि कॉपर जो है वह, कॉपर सल्फेट का जो विलयन था उसमें से कॉपर जो है वो हट करके लोहा जो है उसकी जगह जुड़ जाता है। तो इसका भी उदाहरण अपन सर ऐसे समझ सकते हैं। देखिए Fe और ये कॉपर सल्फेट, ये लोहा है, ये कॉपर सल्फेट, अभिक्रिया हुई, फेरस सल्फेट बन गया, विलयन का रंग बदल जाएगा। ध्यान रहे,
विलयन का रंग बदल जाएगा, ठीक है, नीले रंग का हो जाएगा, नीला रंग। फेरस सल्फेट की वजह से नीला रंग हो गया। पहले जो रंग था उसका, उसे अब ये बदल जाएगा। ये मैंने अभी पहले, इससे पहले आपके बताया भी था, अभी इससे पहले हमने एक बार देखा था, उस समय मैंने आपको ये बताया था। ये रहा, ये फेरस सल्फेट। ये अभी मैंने इससे पहले आपको इस अभिक्रिया के बारे में बताया था। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, जब हमने ये पढ़ा था। चलिए अपन यहाँ पर वापस एक बार देख लेते हैं। Fe कॉपर सल्फेट और अपने बन जाएगा फेरस सल्फेट। बस आप इसको अच्छे से याद कर लें कि इसका जो है रंग बदल जाएगा, कि लोहा जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। इसको अभी आप याद रख लें कि लोहे की भी जो अभिक्रियाशीलता है वो कॉपर से ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो लोहे की कील है उसके ऊपर जो है वो कॉपर की जो है वो हटेगा और रंग बदल के हमें दर्शा सकता है, ठीक है। इस तरह से देखिए, यहाँ कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल गई लोहे की कील, और हम उसके अंदर उसके विलयन का रंग भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए विलयन का रंग है वो भी आपको चेंज दिखेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों का आदान प्रदान होता है, इसको, इस बात को यहाँ समझे। आयनों का मतलब यहाँ तत्वों का आदान प्रदान है। तत्वों का आदान प्रदान होता है मतलब कि दो तत्व आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, अदला बदली हो जाते हैं। यहाँ दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह या आयन आपस में या उनका आदान प्रदान होता है, उसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दो परिभाषाएं हैं, यहाँ आप समझिए इसको। यहाँ दो परिभाषाएं हैं, यहाँ देखो लिखा हुआ है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह आयन आपस में आदान प्रदान होता है उसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका उदाहरण देखिए। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आप इसको समझेंगे, ये आपके बहुत काम आएगा। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। अब यहाँ देखिए, ये प्लस होता है आगे वाला, ये माइनस होता है पीछे वाला। यहाँ प्लस आगे वाला, ये पीछे वाला माइनस। सोडियम जो है यहाँ Na, ये प्लस होता है, ठीक है, आपको समझा देता हूँ। ये प्लस होता है, SO4 होता है वो माइनस होता है। बेरियम है वो प्लस है और क्लोरीन है वो माइनस है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये माइनस है। अब यहाँ देखिए, ठीक है। अब यहाँ प्लस का माइनस के साथ ये आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि ये प्लस और वो दूसरे का माइनस से जुड़ेगा, ये इससे साथ जुड़ जाएगा, तो इस तरह से NaCl बन जाएगा और ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट। इस तरह से आपको इस तरह से समझना है कि एक आगे वाला जो होता है वो प्लस होता है और पीछे वाला माइनस होता है। बेरियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, तो क्लोरीन माइनस है तो ये सोडियम से जुड़ेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में। और ये जो दो बीच में है ये एक दूसरे के, तो अब यहाँ देखिए कि प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, तो प्लस इसका जो है वो दूसरे वाले के माइनस से, और पहले वाले दूसरे का जो प्लस है वो पहले वाले के माइनस से जुड़ेगा, और इस तरह से यह अभिक्रिया होती है। तो इसको यहाँ समझेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ देखिए प्लस जो है ये इसके माइनस से जुड़ेगा तो बन जाएगा NaCl। सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, NaCl बन गया। और ये जो माइनस है ये प्लस से जुड़ेगा इससे, और इस तरह से बेरियम सल्फेट बनेगा। यह बेरियम सल्फेट जो है ये सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनता है, ध्यान रहे, सफ़ेद अवक्षेप बनता है। और ये अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एक उदाहरण है,
इसको भी आप अच्छे से याद कर लें कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का जो ये उदाहरण है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड जो बनता है ये सफ़ेद अवक्षेप बनता है बेरियम सल्फेट का, और ये अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। इसके अलावा एक और है उदाहरण देखिए, लेड नाइट्रेट। अब ये लेड नाइट्रेट जो है ये लेड ऑक्साइड में NO2 में और O2 में बदलता है, ठीक है। ये आपके विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला है, इसी को अगर देखो लिखा हुआ है कि बेरियम सल्फेट का है वो श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, और जो है एक उदाहरण और दे रखा है ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम हाइड्राइड का, मैं आपका बता देता हूँ। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम हाइड्राइड Ki। अब यहाँ देखिए लेड नाइट्रेट ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अब यहाँ प्लस जो है वो माइनस से जुड़ेगा तो लेड आयोडाइड बनेगा, लेड आयोडाइड PbI2, PbI2 बनेगा। और एक और पदार्थ बनेगा वो होगा KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। इस तरह से पोटेशियम नाइट्रेट बन गया, प्लस और माइनस से जुड़ गया, और लेड जो प्लस था वो I के माइनस से जुड़ गया, इस तरह से लेड नाइट्रेट बना। ये जो है ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसे आप अच्छे से याद कर लें, 2 उदाहरण कम से कम आपको अच्छे से याद होने ही चाहिए। तो लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया करता है, प्लस है वो माइनस से जुड़ता है तो लेड का आयोडीन से, और नाइट्रेट का पोटेशियम से जुड़ता है तो इस तरह से KNO3 और लेड आयोडाइड PbI2 बनता है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है, उपचयन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन किसे कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं उसे? ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन, उपचयन, ठीक है, या ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण, ठीक है। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन, ठीक है। अगला है, जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो उसे क्या कहेंगे? अपचयन, उसे हम कहते हैं अपचयन, उसे अपचयन कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है, उसे अपचयन कहते हैं। तो ये तो हो गई परिभाषाएं ऑक्सीकरण की और अपचयन की, ठीक है। ऑक्सीकरण, अपचयन। यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे थे कि कॉपर ऑक्साइड की जो है वो काली परत बनती है। देखिए ये प्रश्न जो है वो अलग से आते हैं, इसको आप अलग से याद रखें कि कॉपर ऑक्साइड जो होता है इसकी काली रंग की परत होती है। तो कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं कि कोई एक पदार्थ है जो काले रंग का है और जिसके साथ यदि पानी मिला दिया जाए तो वह एक हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो कॉपर ऑक्साइड है, और फिर उसके अंदर CO2 यदि मिला दी जाए तो वो कैल्शियम कार्बोनेट जो संगमरमर में काम आता है वो बनाता है। तो इस तरह से आप वो घुमा फिरा के सवाल देते हैं, ये आपको समझने लायक चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ भी देखो कॉपर होता है वो भूरे रंग का होता है, ठीक है, कॉपर जो है वो भूरे रंग का होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया में जब एक अभिकारक का अपचयन तथा दूसरे का उपचयन या ऑक्सीकरण हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान है, रेडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। किसी अभिक्रिया में जब एक अभिकारक का अपचयन और दूसरे का उपचयन या ऑक्सीकरण हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
बहुत अच्छे से उदाहरण मैंने आपको यहाँ नीचे बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। पहले उदाहरण से ही आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ हाइड्रोजन है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड के अंदर आप देख रहे हैं ना कि कॉपर के ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन साथ में जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ आप देखिए कॉपर के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इसमें से ऑक्सीजन को माइनस कर दिया। अब जब इसका ऑक्सीजन माइनस हो गया है, मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन की कमी हुई। तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन की कमी होकर क्या बना, कॉपर बना। तो इसका मतलब यहाँ अपचयन हो गया, ये अपचयन। अब अपचयन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कॉपर में हुआ। तो अपना उत्तर ये होगा कॉपर ऑक्साइड। अपचयन किसका हुआ, तो अपन लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। याद रहे ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, किसमें हुआ, तो कॉपर में हुआ। तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होता है और वो कॉपर में बदलता है। ये ऐसे लिखना है, क्यों, क्योंकि इसमें से माइनस जो है वो ऑक्सीजन का परमाणु कम हो गया। इस तरह से आपको समझना है। यहाँ देखिए उत्तर लिखा हुआ है अपचयन, किसका अपचयन हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड का हुआ। इस तरह से। दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ देखिए हाइड्रोजन H2। अब यहाँ H2 है, दूसरी तरफ देखिए H2O है। तो यहाँ आप देखिए कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, एक ऑक्सीजन जुड़ा, किसमें जुड़ा, तो हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन जुड़ के वो H2O बना। तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ। किसका ऑक्सीकरण हुआ, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का हुआ। किसमें हुआ, तो H2O में हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ गया एक। तो ऑक्सीजन का परमाणु हाइड्रोजन में जुड़ने पर, गैस में जुड़ने पर H2O बनाता है। तो इसका मतलब इसकी भाषा बनेगी कि H2 का ऑक्सीकरण H2O में हो जाता है। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, अगर आपको सवाल पूछे तो आप कहेंगे H2 का हुआ। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल आता है तो आपको समझना है कि H2 का ऑक्सीकरण हुआ है। अगला प्रश्न और एक लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने उदाहरण भी दे रखे हैं और आप इसको समझ में आ भी जाएगा आपको। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण, जिंक ऑक्साइड ZnO। अब यहाँ देखिए ZnO, यहाँ से इसके अंदर देखिए जिंक में बदला, किस में बदला, जिंक में। तो यहाँ ऑक्सीजन गायब हो गया, -O हो गया। तो आप लिखेंगे जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ, किसमें, जिंक में। अपचयन, अपचयन किसमें, किसका हुआ, जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ, ये आप इसको ऐसे लिखेंगे, जिंक ऑक्साइड का अपचयन किसमें हुआ, जिंक में हुआ। तो ऑक्साइड अपचयन किसका हुआ, जिंक ऑक्साइड का। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन का परमाणु की कमी हो गई, ऑक्सीजन परमाणु की कमी हुई। ये कारण है, ध्यान रहे, इसको कारण को बताना है कि ऑक्सीजन परमाणु की कमी हुई, इसलिए ये अपचयन हुआ। किसमें से हुआ, जिंक ऑक्साइड में से। तो किसका अपचयन हुआ, हम कहेंगे जिंक ऑक्साइड का हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो किस में हुआ, तो कहेंगे जिंक में हुआ। इस तरह से आपको याद रखना है। दूसरा कार्बन, देखिए कार्बन अकेला था, दूसरी साथ उसके साथ O हो गया, अब यहाँ +O हो गया। तो इसका मतलब इसके क्या है, उपचयन शब्द भी लिख सकते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण। इसके अंदर दो शब्द है, ऑक्सीकरण भी लिख सकते हैं, ध्यान रहे, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण है, उपचयन किसका हुआ, कार्बन का। ध्यान रहे कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया और क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड CO बन गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी, ठीक है। तो कार्बन का अपचयन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, किसका ऑक्सीकरण हुआ, कार्बन का। उपचयन भी कहते हैं इसे। अगला सवाल एक और है, लास्ट है, देखिए MnO2। अब यहाँ देखिए MnO2, ये किस में बदल गया, ये बदल गया, यहाँ देखिए MnO2 MnCl2 में अपचयित हो गया। देखिए यहाँ पर MnO2 है, वो किस में बदल गया, MnCl2 में। MnO2 किस में बदल गया, MnCl2 में। तो यहाँ पर इसका जो है अपचयन हो गया, क्या हो गया, अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है माइनस हो गई, O2 माइनस हो गए। यहाँ देखिए ऑक्सीजन नहीं, इसका मतलब किसका अपचयन हुआ, MnO2 का। मैग्नीज ऑक्साइड का अपचयन हो गया, मैग्नीज ऑक्साइड कहते हैं इसको, कहते हैं मैग्नीज ऑक्साइड। इसका अपचयन हो गया, क्या हो गया, अपचयन, किस में हुआ,
MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड में, ठीक है, मैग्नीज क्लोराइड में इसका अपचयन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी हुई। O2 था, यहाँ O2 नहीं है। यहाँ और एक देख लो, लिखिए, लिखा हुआ है, यहाँ देखिए HCl, क्या लिखा हुआ है? HCl, HCl जो है, और दूसरी तरफ आप देखिए Cl2 लिखा हुआ है, ठीक है, Cl2। अब यहाँ देखिए, यहाँ H था, अब यहाँ H माइनस हो गया, और यहाँ सिर्फ Cl2 है, तो H माइनस हो गया ना। क्यों? तो इसका मतलब कहेंगे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसका जो है वो क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसका हुआ? HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। HCl का ऑक्सीकरण किसमें हुआ? Cl2 में। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें से -H हो गया, हाइड्रोजन आयन की कमी हो गई। हाइड्रोजन आयन की कमी से, हाइड्रोजन की कमी से जो है HCl का ऑक्सीकरण हो जाता है। इस तरह से आपको समझना था, और इस तरह से आप बहुत अच्छे से उदाहरण 1-2 आपको जरूर याद रखने हैं रिडॉक्स अभिक्रिया के। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट परिभाषा है वो आई है, संक्षारकता किसे कहते हैं? संक्षारकता मतलब जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उसे संक्षारण हो जाती है, और उसे संक्षारण कहते हैं। इम्पोर्टेंट परिभाषा है, ध्यान रहे। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, एसिड या पानी के संपर्क में आती है, तो वे संक्षारित हो जाती है, उसे संक्षारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना, चांदी की काली परत हो जाना, तांबे की हरी परत हो जाना, ये इसके उदाहरण हैं। लोहे पर जंग लगना कैसे कहते हैं? लोहे पर बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय बाद उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसे जंग लगना कहते हैं। लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय बाद उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसे जंग लगना कहते हैं। और यहाँ चीज़ें देखिए, लोहे पर जंग लगना, चांदी की काली परत होना, Ag सिल्वर होता है, वो चांदी होती है, उस पर काली रंग की परत होती है। तांबा कॉपर होता है, उस पर जो है हरे रंग की परत बनती है। ये संक्षारकता के उदाहरण हैं। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? जब तेलीय वर्षा युक्त भोजन सामग्री लंबे समय तक रखने पर उसका स्वाद और गंध ऑक्सीकरण के कारण, ध्यान रहे, ऑक्सीकरण के कारण बदल जाता है, तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। वापस देखिए, जब तेलीय और वर्षा युक्त भोजन सामग्री लंबे समय तक रहने के कारण उसका स्वाद और गंध जो है वो ऑक्सीकरण के कारण, किसके कारण? ऑक्सीकरण या उपचयन के कारण बदल जाता है, तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसे रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकारक जैसे नाइट्रोजन गैस N2 गैस का उपयोग करते हैं। ध्यान रहे, चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस N2 गैस भरी होती है चिप्स के अंदर। अब आगे देखिए, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया तथा उष्मोष्णीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया, जब अभिक्रिया में ऊष्मा जो है निकलती है और पदार्थ जो है अभिक्रिया के बाद में हम देखते हैं कि बर्तन जो है वो गर्म हो जाता है, तो इससे पता चलता है कि उसमें ऊष्मा निकली है, तो वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे श्वसन भी इसका उदाहरण है, श्वसन भी इसका ही उदाहरण है। और जिस अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण के साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि नया पदार्थ बनता है परंतु वो जो है वो ऊष्मा का अवशोषण करता है या उसको ऊष्मा हमें देनी पड़े, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आगे जो मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं जो है वो आपको प्रश्नोत्तर भी हल करके बताऊंगा, ताकि आपके जितने भी प्रश्नोत्तर हैं अंदर से पाठ्यपुस्तक के, टेक्स्ट बुक के जितने भी प्रश्न उत्तर है वो मैं सॉल्व करके बताऊंगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहें। और अगले वीडियो में आपको सारे प्रश्न उत्तर जो भी मिलेंगे, संतुलित समीकरण हो या और किसी भी प्रकार के पाठ्य पुस्तक के अंदर के हर पाठ के अलग अलग, वो मैं आपको वीडियो बना के समझाऊँगा और आपको अच्छे से वो समझ में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।